हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी नाम के चैप्टर में ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के पार्ट 2 का टाइम आ गया है। इसके पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि ओर्स को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है और थोड़ा सा अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम अकरेंस ऑफ मेटल्स के आगे के स्टेप्स देखेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। यहाँ आपको 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। आपको एक ऑप्शन और मिलता है, दैट इज बुक्स एंड ई बुक्स। बुक्स और ई बुक्स में आपको सैंपल पेपर्स, थ्योरी कंटेंट, ये सारी चीजें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलती है। और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि 110% होना चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक में फॉर्म को फिल करें एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो पहला टॉपिक होगा, यानी कि ये जो हम जो पार्ट अभी पढ़ रहे हैं इसको मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी का सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। कि भाई अब आप कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, जो कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड जो है मेरे पास, अब उसको मैं ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस आती है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? यह है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स। तो देखिए यहां लिखा हुआ है, द कार्बोनेट ओर्स आर सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स को यूज किया जाता है और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा, मतलब जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम हीट करते हैं स्ट्रांगली उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। मतलब अगर कोई किसी भी ओर का मेल्टिंग पॉइंट ये है तो हम उसको यहां तक हीट कर सकते हैं कि वो मेल्ट ना हो। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर्स पे हम उसे हीट कर सकते हैं, या तो एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। इसका मतलब समझे आप? आपको ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में या एब्सेंस में उस ओर को हीट करना है। ठीक है। अब कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए यूज किया जाता है। देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। इनकी हीटिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती ही है। क्यों निकलती है? क्योंकि यहां पे कार्बोनेट बना हुआ है CO3। कार्बोनेट की हीटिंग में, या कार्बोनेट में आप एसिड डालो या उसे हीट करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जिंक कार्बोनेट। आपने उसको हीट किया, ZnO और CO2 बना। इसमें भी देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोस्टिंग। यहां मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। हमेशा याद रखना, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है। और यहां पे एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी कार्बोनेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन को ही यूज करके हमारा जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Ca जो है वो एक ऑक्सीजन यहां से ले लेता है और खुद को CaO बना लेता है, और बचा हुआ CO2 गैस बन के निकल जाता है। सिमिलरली Zn जो है वो यहां से एक ऑक्सीजन को लेके ZnO बना लेता है और यहां बचा हुआ CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, आगे। अब जो दूसरी प्रोसेस आती है, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए की जाती है। सल्फाइड ओर। तो कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट, रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग होती है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के नीचे। मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा दोगे तो मेल्ट हो जाएगा ना तुम्हारा ओर। इतना हीट नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे बट मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ एयर में हम इसको करते हैं। रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक, देखिए जिंक सल्फाइड, जिसे जिंक ब्लेंड बोलते हैं, जिंक ब्लेंड को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो हमें जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस मिली। क्यों SO2? क्योंकि जब इसको आप हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो भाई ये हिस्सा तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बना लेगा, बचा हुआ सल्फर ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 गैस बना लेगा। ठीक है, अब एक चीज और यहां देखो, इसके लिए हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों किया? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसलिए किया क्योंकि सल्फाइड, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है फॉर्मूले में, तो ऑक्सीजन अलग से देनी पड़ेगी ताकि तुमको ऑक्साइड मिल जाए। तो ऑक्साइड मिल गया। इस केस में देखो Cu2S प्लस 3O2, हीट करो CU2O प्लस 2SO2, मिल गया। यहां पे भी मुझे कॉपर ऑक्साइड,
ठीक है, यहां भी मुझे कॉपर ऑक्साइड मिल गया। Calcination and roasting are generally applicable for the extraction of metals Fe, Zn, Pb, मतलब moderate reactivity। हमने पढ़े थे 3 सेट, ये है हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, ये है मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, नीचे आते हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। तो जो ये वाले मेटल्स है ना, इनके लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग की जाती है। ठीक है, इनके लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग की जाती है। हालांकि कॉपर लो रिएक्टिविटी मेटल्स में आता है, बट कॉपर ऐसा मेटल है जो नेटिव फॉर्म में, मतलब फ्री स्टेट में तो मिलता ही है, बट सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में भी मिलता है। तो कॉपर को भी हम लोग हीट करके, रोस्टिंग करके ही ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें एक कॉपर आ जाता है जिसकी रोस्टिंग होती है, वो लो रिएक्टिविटी मेटल्स में है। ठीक है, सो which lie in the middle of the activity series and which occur in the nature in the form of their oxide, sulfide and carbonate। तो ये किसके लिए यूज की जाती है प्रोसेस? उन मेटल्स के लिए जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है और वो ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स के लिए की जाती है। क्लियर? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स बाय रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करना है। रिडक्शन आप समझते हो क्या है भाई? मेटल ऑक्साइड है तो इसका रिडक्शन मतलब क्या करो, आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। आप ये जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ये हो गया मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन। ठीक है, सो देखिए, द कैल्सीन्ड और रोस्टेड ओर इज कन्वर्टेड टू द फ्री मेटल बाय सिंपली हीटिंग और केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसको इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। ये प्रोसेसेस से हम मेटल को निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे। इन द केमिकल रिडक्शन मेथड the choice of reducing agent depends upon the chemical reactivity of the metal। मतलब मेटल कितना रिएक्टिव है उसके ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट की चॉइस ली जाती है। अब ऐसा ना हो कि मेरा रिड्यूसिंग एजेंट मेरे मेटल से ही कम रिएक्टिव हो। जब मेटल से कम रिएक्टिव होगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेटल से क्या ही ऑक्सीजन खींच पाएगा वो। जब मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, पकड़ के रखेगा। तो कहां से कोई रिड्यूसिंग एजेंट आके ऑक्सीजन को खींच के लेके जाएगा? कहीं नहीं, होगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, फिर द ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, आयरन, लेड एंड टिन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन से रिड्यूस किया जाता है। कैसे? देखिए, मेटल ऑक्साइड को कार्बन से ट्रीट करो, कार्बन ऑक्सीजन को खींच के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और मेटल को अकेला छोड़ देगा। अगर मेटल ऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को खींचेगा और बना लेगा CO2, मेटल अकेला रह जाएगा। एनी हाउ, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करके आप अपने मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कौन से? मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स नहीं छोड़ेंगे ऑक्सीजन को, पकड़ के रखेंगे। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल्स की एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। ऑक्सीजन को पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहे। पर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, तो उनकी एफिनिटी भी ऑक्सीजन से थोड़ी कम है, जिसके कारण कार्बन उसमें से ऑक्सीजन को खींच लेता है। The oxides of very reactive metals such as alkali metals can only be reduced by the electrolytic method। इसलिए जो highly reactive metals होते हैं वो इस ही प्रोसेस से सिर्फ निकाले जा सकते हैं, उनके लिए रिडक्शन विडक्शन की प्रोसेस काम नहीं आती। क्लियर? The various reduction processes are discussed under the following 4 categories: reduction by heat alone, chemical reduction, displacement method and electrolytic reduction। ध्यान से देखिए, एक एक प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। रिडक्शन बाय हीट अलोन, सेल्फ रिडक्शन। सिंपली हीटिंग करो, तुम्हारा मेटल ऑक्साइड जो है हीट करने पे मेटल अलग कर देगा, ऑक्सीजन अलग कर देगा। 2MO हीट करने पे देता है 2M + O2। क्या किया? गई ऑक्सीजन, हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गई। किससे? बाय सिंपल हीटिंग। देखिए, द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ये लंबी लिस्ट, which occur near the bottom of the activity series can be reduced to free metals by the action of heat alone। सिर्फ अकेला हीट। नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। मर्क्यूरी अकर्स इन द नेचर एज द सल्फाइड ओर। सिनेबार HgS के फॉर्म में मर्क्यूरी मिलती है। देखो हम क्या करते हैं, HgS के फॉर्म में मर्क्यूरी मिलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, बनता है HgO + SO2। HgO + SO2 बना। अभी HgO को सिंपली हीट कर दो, मिल जाएगा Hg + O2।
इसको यहां 2 लगाओ, इसको यहां 2 लगाओ, हो गई बैलेंस। क्या किया? सिंपल हीटिंग करी, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं सिनबार, CINNABAR, सिनबार, ठीक। When concentrated cinnabar is roasted in the presence of excess of air, mercury to sulfide is converted into mercury to oxide, ये बना के दिखाया मैंने, which is thermally unstable and decomposes to form mercury। ये तो वैसे ही थर्मली अनस्टेबल है, थर्मली अनस्टेबल, हीट के प्रेजेंस में अनस्टेबल। जैसे ही हीट करोगे मर्क्यूरी अलग, ऑक्सीजन अलग, इसे बोलते हैं थर्मली अनस्टेबल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस सेम वही चीज दी है जो आपको अभी बताई मैंने, है ना। शांति से पॉज करके 2 मिनट देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। The equation for the overall reaction occurring during the roasting of cinnabar is obtained by adding the two above equations। ये एक ओवरऑल इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीजन के साथ मैंने उसे हीट किया, सीधा मुझे Hg मिला और SO2 मिला। मतलब मैंने क्या किया, Hg को अलग कर दिया हीटिंग करके। हीटिंग करके मैंने मान लिया कि Hg है जो HgO जो है वो Hg दे रहा है और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। ऐसा मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी। आगे बढ़ते हैं। Similarly, copper is extracted from its sulfide ore copper glans by just heating in air। सिंपली हीटिंग से कॉपर ग्लांस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो, उससे आपको कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस, SO2 तो मिलना ही है क्योंकि क्या है भाई, सल्फर है। जहां सल्फाइड ओर्स में सल्फर होगा तो भाई वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही, है ना। तो मुझे यहां Cu2O मिला। अब इस Cu2O को, दिस इज Cu2O, तो Cu2O को मैं जैसे ही Cu2S के साथ रिएक्ट कराऊंगा Cu और SO2 मिल जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने यहां Cu2S को 3O2 मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, जिससे Cu2O मिला और साथ में SO2 गैस मिली। अब इस Cu2O को मैंने फिर से Cu2S के साथ ही डाल दिया। वापस काय को ऑक्सीजन में डाल के हीट करना, ये Cu2O Cu2S के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, इसका सल्फर इसकी ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएगा और SO2 बना लेगा, और मुझे ये कॉपर कॉपर जो है वो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 + 2 6 Cu। क्लियर हुआ? और यहां ये S था और 2 ऑक्सीजन थी, SO2 मिल गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिडक्शन। अब केमिकल्स के थ्रू रिडक्शन, ये वही चीज है जो मैंने आपको कार्बन के साथ समझाई थी। तो कार्बन के साथ यहां पे हम कैसे कर रहे हैं, कार्बन का कौन सा फॉर्म, हम यहां पे बोलते हैं भाई कि कोक से रिडक्शन होता है। कोक क्या होता है, कोक जो है वो कोल से मिलता है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक मैं आपको यहां जिस्ट बताता हूं उसका। जो कोल है, कोल का जब आप लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, 1000 डिग्रीज के टेम्परेचर पे आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोल को जब हीट करते हो तो कोल से आपको मिलता है कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये 3 चीजें, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो हीटिंग में जो ये सॉलिड पार्ट मिलता है ना, दिस इज कोक, एंड इट हैज 98 to 99% कार्बन, ऑलमोस्ट प्योरली कार्बन होता है ये, ठीक है। और इसी कोक को हम यूज करते हैं, हम इसी कोक को यूज करते हैं, कार्बन। तो कार्बन के प्रेजेंस में मैंने ZNO को हीट किया, ZNO में से कार्बन O को निकाल के ले जाएगा और CO बना लेगा, और यहां मुझे Zn मिल जाएगा, जिंक। और जिंक किस फॉर्म में मुझे मिल जाएगा यहां पे, क्योंकि हमने उसकी बढ़िया हीटिंग करी हुई है और कार्बन ने ऑक्सीजन को निकाल ही लिया है जिंक ऑक्साइड से, तो यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड S, ठीक है। वैसे एक चीज और मैं बहुत यहां पे ध्यान से एक चीज आपको बताता हूं, काफी बुक्स में यहां एक चेंज है। लेट मी टेल यू द चेंज, दैट जिंक इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इतनी हीटिंग हो जाती है कि जिंक वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज व्हाई V इज रिटन, इट्स नॉट सॉलिड। कई जगह पे आपको ये सॉलिड लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, बट the heating is so like we heated to such a high temperature that the zinc we get is in the form of vapors। metal का हमको vapors भी मिल जाते हैं भाई, ज्यादा heating कर दोगे तो boiling melting point होता है, तो melting point तो पिघला, boiling मतलब क्या, उस टाइम vapor में conversion शुरू हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे zinc is found in the form of vapor, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे हम भी एक स्टार लगा देते हैं बड़ा सा, that it is found in the form of vapor। SnO2, ठीक है। अब SnO2 व्हाट इज दैट, कैसेटराइट, कैसेटराइट है वो, ठीक है। टिन की ऑक्साइड है SnO2। तो यहां पे मुझे मैंने क्या किया, कोक के प्रेजेंस में मैंने उसको रिड्यूस किया, हीट किया, यहां मुझे टिन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन ने क्या किया, इसके ऑक्सीजन को खींच लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। इसका ध्यान रखिएगा, दिस इज जिंक इन द फॉर्म ऑफ वेपर। PbO plus C gives
Pb plus CO, ZnO plus CO gives Zn plus CO2, Fe2O3 plus CO gives FeO plus CO2। देखो हर जगह रिडक्शन हो रहा है, वहां O3 था, यहां O बचा है, तो रिडक्शन हो ही रहा है हर केस में। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी एक बार रख सकते हो, या आप पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ये इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, रटने की भी ऐसी जरूरत नहीं है। लेड ऑक्साइड को कार्बन में डालोगे, ऑब्वियस चीज है, लेड अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी, और कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपने यूज किया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा CO2। ठीक है, तो वो इन दो केसेस में हुआ है। FeO plus CO gives Fe plus CO2, a similar kind of reaction। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ कार्बन रिड्यूसिंग प्रोसेस, इसमें एडवांटेजेस क्या है कार्बन रिड्यूसिंग प्रोसेस के? वो है कि भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, तो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा, काफी इजीली कोक हमें अवेलेबल होता है, और इसको आप आराम से, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ओर को यूज करके आप यहां रिडक्शन करा सकते हो। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओर में बी यूज्ड एट अ टाइम, किसी भी समय में आप लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओर को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक्सट्रैक्टेड मेटल जो है उसको हम लोग टैप होल से कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्टेड मेटल इज टैप्ड थ्रू द टैप होल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो मेटल निकलता जा रहा है आप उसको टाइम टू टाइम आराम से निकाल सकते हो कंटेनर से, और डालते जाओ निकालते जाओ, और डालते जाओ निकालते जाओ। तो जैसे जैसे मेटल मिलता जाएगा आप उसे सेपरेट करते जाओ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड formed due to the incomplete combustion of carbon also acts as a reducing agent for metals। अब क्या हुआ भाई, मेटल ऑक्साइड को मैंने कार्बन डाला, उसने मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया। अब यही कार्बन और मोनोऑक्साइड आगे और मेटल ऑक्साइड के लिए फिर से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती है। कैसे? CO यहां पे रहेगा तो CO इस O को खींच के बना लेगा M plus CO2। देखिए मुझे फिर CO2, मतलब फर्दर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ज्यादा काम कर रही है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, आगे डिसएडवांटेजेस, हाई टेम्परेचर इज नीडेड इन दिस केस। तो ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मुझे फ्यूल बहुत लगाना पड़ता है इसमें। कोक की प्रोसेस इजी है, कोक बड़ा आराम से आपको मिल जाएगा, बड़े अच्छे से उसको आप कर लो प्रोसेस को, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। बट हीटिंग करते टाइम क्या टेम्परेचर बहुत हाई ले जाना पड़ता है, तो फ्यूल के मामले में ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द फर्नेस इज हाई, फर्नेस लगाने का एक बार, हालांकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट फिर भी वो उतना इन्वेस्टमेंट आपको भट्टी लगाने के लिए, फर्नेस लगाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। और मेटल सच एज कैल्शियम, एल्यूमिनियम form metal carbides at high temperatures of the furnace instead of getting reduced to free metal। क्या होता है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे कैल्शियम, एल्यूमिनियम है, मैंने जनरल M लिख दिया है, तो कहीं यहाँ पे आप मेटल ऑक्साइड को हीट करोगे ना, तो वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वो मेटल कार्बाइड बना लेगा। मेटल जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बाइड बना लेगा, तो बड़ा खतरनाक केस है ये भी, मतलब कार्बाइड बन गई, अब फिर उसको कार्बाइड से कन्वर्ट करो मेटल में, तो टीडीएस प्रोसेस हो गई थोड़ी। ठीक है, ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं, आगे आएगा। सिंस द कार्बन इंप्योरिटी इज डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम मेनी मेटल्स, कई मेटल्स में से कार्बन को हटाना भी सब मुश्किल हो जाता है कि कार्बन को कैसे हटाएं जो एक्सेस डल गया है। ठीक है, सो द कार्बन रिडक्शन मेथड इज अनसुटेबल फॉर द मेटलर्जी ऑफ दीज मेटल्स इन प्योर फॉर्म। इन मेटल्स के लिए कार्बन मेटलर्जी जो होती है ना हमारी, जो कार्बन रिडक्शन मेथड होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन मेटल्स के लिए। ठीक है, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग एल्यूमिनियम को यहां पे यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एक ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। अदर रिड्यूसिंग एजेंट सच एज NaCa और Mg कैन आल्सो बी यूज्ड, जिसमें आप NaCa Mg को भी यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम की जगह पे। When aluminium is used as a reducing agent, the process is called aluminothermic reduction और Goldsmith thermite process। Goldsmith thermite process या aluminothermy इसको बोला जाता है। इसमें aluminium यूज होता है reduction process के लिए। The reduction of metal oxide using aluminium as the reducing agent is called aluminothermy। जहां aluminium का यूज हो रहा है उसे aluminothermy बोला जाता है। ठीक है, a mixture of aluminium powder and a metal oxide in the ratio 1:3 called thermite mixture is taken in a crucible। एक crucible लिया, उसमें 1:3 का रेशो बनाते हुए मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को हमने डाला। ठीक है,
एक इग्निशन मिक्सचर दिया जाता है, मतलब जलाने के लिए, उस पूरा जो मिक्सचर है हमको उसको हीट करने के लिए, जलाने के लिए एक इग्निशन मिक्सचर दिया जाता है BaO2 और Mg पाउडर, मैग्नीशियम पाउडर का, ठीक है। इसको हम लोग थर्माइट मिक्सचर के ऊपर रख देते हैं। A ribbon of magnesium is inserted in the ignition mixture and the ribbon of Mg is ignited। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला के और उसको या फिर लगा के फिर जला देते हैं। या तो आप मिक्सचर में मैग्नीशियम रिबन को फंसा दो और फिर जलाओ, या जली हुई मैग्नीशियम रिबन को आप अपने मिक्सचर पे ड्रॉप कर दो हीट देने के लिए, जलाने के लिए। द इग्निशन मिक्सचर बर्न्स विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो मैंने जो ये डाला हुआ है ना इग्निशन मिक्सचर, ये हमारे मैग्नीशियम की रिबन के साथ मिलके जलने लगते हैं, और जब ये जलते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है तो मिक्सचर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। वही मुझे चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो इस टेम्परेचर पे आके रिडक्शन शुरू कर देता है और वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 का रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम के साथ कराया, जिसमें Mn तो मुझे मिल गया, और वो भी किस फॉर्म में मिल रहा है, देखो लिक्विड फॉर्म में। सो एल्यूमिनियम इसमें से मैंगनीज Mn को हटा देता है और खुद उसकी जगह लग जाता है जाके। देखो Al2O3 बन रहा है ना, तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में एल्यूमिनियम मैंगनीज को हटा के उसकी जगह लग जा रहा है, और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि मेरा मैंगनीज जो है वो लिक्विड फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में मिलता है, ठीक है। Cr2O3, chromium oxide plus 2Al gives chromium in liquid form, aluminium oxide. Similarly, Fe2O3 एल्यूमिनियम डाला जाए तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को यहां से हटा देगा, खुद उसकी जगह लग जाएगा। Fe मुझे लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जब प्रोड्यूस होती है तो मेटल जो है वो पिघले हुए फॉर्म में मिलता है, और साथ में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, और ये स्टेप, ये जो प्रोसेस है ये वाली, इस प्रोसेस को हम लोग रेलवे ट्रैक्स जब क्रैक पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, जब लोहे की जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो टूट जाती हैं, तो उनके क्रैक्स को सही करने के लिए और इवन वो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। भाई रेलवे ट्रैक जो है वो जंगलों में, खेतों में, इस तरीके से बीच में से वो निकलता है। अब मैं वहां जाके इतनी हीट लगा के कहां से आयरन को पिघलाऊं, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, ये प्रोसेस में एल्यूमिनियम और Fe2O3 लेके चले जाता हूं, और Fe2O3 और एल्यूमिनियम को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा वही मैग्नीशियम रिबन के साथ जला के, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम Fe को हटा देगा, Al2O3 बना लेगा, और जितनी इतनी ज्यादा हीट निकली है कि आयरन मुझे लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। तो या तो मैं यहां से फ्यूल भर भर के वो बीच जंगल में, बीच खेत में पहुंचूं और कोई रेलवे ट्रैक जो टूट गया है उसे जोड़ूं, या फिर मैं वहां ले जाके ये रिएक्शन कर दूं जिससे इतनी हीट निकलेगी कि मेरा आयरन पिघल जाएगा, और उस पिघले हुए आयरन को मैं रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, मशीन्स को जोड़ने में यूज करूंगा, ठीक है। सो द मोल्टन आयरन प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेड हॉट स्टील। इसको रेड हॉट स्टील को वेल्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है। The welding carried out by using thermite process is called thermite welding। इसको thermite welding बोलते हैं, और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, हैवी स्टील ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, जैसे स्टील के जैसे कि हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं, मशीन के पार्ट्स अगर कभी टूट गए हैं तो उनको जोड़ने के लिए, जो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में बड़ा सिंपल, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो सिंपली एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेके एक कम रिएक्टिव मेटल को यहां से हटा दिया जाता है और ऑब्टेन कर लिया जाता है। ये मेरा कोई मेटल है M1, उसकी ऑक्साइड है, मैंने उसको रिएक्शन कराया M2 से, M2 जाएगा, M1 को यहां से हटाएगा और बन जाएगा M2O प्लस M1। मिल गया मुझे M1, यही तो चाहिए था। दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो देखिए, a more reactive metal can displace a less reactive metal from its salt solution. An important example is the extraction of copper from copper glans. This is Cu2 बड़ा S. When copper glans is exposed to air and water, it is oxidized to copper sulfate. जैसे ही copper glans को आप खुली हवा में और पानी में expose करते हो तो वो copper sulfate बना लेता है। Copper is precipitated from copper sulfate solution by adding a more electropositive metal like iron. तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कैसे निकालते हैं, आयरन के साथ रिएक्ट करा के, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की जगह लगेगा, कॉपर को हटा देगा, तो बना लेगा ये
FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu, ये हमारा बन गई इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से। 2Cu2s प्लस 5O2 प्लस H2O गिव्स CuSO4, CuO और H2O, ये वही प्रोसेस है। कॉपर से हमने कॉपर सल्फाइड से कॉपर सल्फेट बना लिया ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में। कॉपर सल्फेट को आयरन से हमने डिस्प्लेस करा के FeSO4 और Cu बना लिया, मिल गया कॉपर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, जैसा कि नाम है वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। द कार्बन रिडक्शन मेथड इज अनसुटेबल फॉर द मेटलर्जी ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 मेटल्स सिंस एट हाई टेम्परेचर्स दीज मेटल रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म मेटल कार्बाइड्स। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल कार्बाइड, मतलब मेटल फ्री होने की बजाय कार्बाइड बना लेता है, ठीक है। सो इन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, और मेटलर्जी मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस का नाम होता है, ठीक। सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जिसमें डाउन्स प्रोसेस बोला जाता है। इसमें हम लोग आयरन कैथोड और ग्रेफाइट एनोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। हम एक बार ये देख लें कि हमारा, हाँ ओके, यहां डायग्राम भी एक्चुअली ये दिया हुआ है, तो इससे हम लोग यहां पे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग यहां पे कैथोड और एनोड बना लेते हैं पहले। दिस इज कैथोड और दिस इज एनोड, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी। देखो NaCl यहां पे मैंने ले रखा है, क्या, NaCl एक्वस, मैंने NaCl डाल रखा है, सोडियम क्लोराइड यहां पे। अब सोडियम क्लोराइड पानी में जाते ही क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, मोल्टन फॉर्म में बेटर होगा अगर मैं बोलूं कि इट इज इन मोल्टन फॉर्म। तो यहां मैंने NaCl मोल्टन स्टेट में ले रखा है, ठीक। मोल्टन मतलब पिघला दिया है, NaCl को मोल्टन स्टेट में ले रखा है, जिसमें Na अलग और Cl माइनस अलग है, Na प्लस Cl माइनस अलग हो गए। अब कैथोड पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, अभी Na प्लस है, तो Na प्लस है और वहां पे है Cl माइनस, तो Cl माइनस में क्या होता है, Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देता है और खुद Cl बन जाता है। ऐसे ही एक और Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा, ये दोनों मिलके Cl2 बना लेंगे, ये दोनों ने मिलके Cl2 बना लिया और अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एनोड को और खुद Cl2 गैस बन के उड़ गए, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो Cl ने एनोड को दिया हुआ है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके पहुंचते हैं कैथोड पे, वो दोनों पहुंचे कैथोड पे, और कैथोड पे सोडियम Na प्लस पहुंच चुका है। क्यों, क्योंकि कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ही तो Cl माइनस वहां गया था। Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड पे आए, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचा, Na प्लस जो है, ये Na प्लस जो है ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी यहां पे कैथोड के पास बैठा हुआ था। जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिले, उसने सीधा Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन को लेके खुद को Na बना लिया, खुद को Na बना लिया। और Na इज सॉलिड मेटल, देखिए Na ने इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाया, Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाया विच इज सोडियम मेटल, और Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन देके खुद को Cl2 बनाया विच इज क्लोरीन गैस। सोडियम मेटल मिल गया, यही मुझे चाहिए था। ना यहां मैंने रिडक्शन कराया, हीट करके रिडक्शन कराया, ना मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। हम डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकते, हमने नहीं कराया। और यहां पे हमने क्या किया, सीधा सीधा इलेक्ट्रोलिसिस कराया, कैथोड पे मुझे सोडियम मिल गया, एनोड पे क्लोरीन गैस निकल गई, हो गया मेरा काम। ये पूरे प्रोसेस है उसकी, इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ द प्योरिफाइड alumina is Al2O3, alumina is electrolyzed in cryolite Na3AlF6
इन द हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस। जैसे हॉल हेराल्ड प्रोसेस या हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस बोला जाता है। सो हॉल हेराल्ड प्रोसेस में ये हमने प्रोसेस कराते हैं यूजिंग ग्रेफाइट कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड। यहां दोनों चीजें ग्रेफाइट की होती हैं। क्रायोलाइट लिया हमने, उसका NaF सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाया। एल्यूमिनियम फ्लोराइड क्या करेगा, एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन दे देगा। और ये Al3+ और 3F- यही तो हमें चाहिए था कि Al3+ मिल जाए और F- मिल जाए। फिर वही चीज होगी, F जो है वो एनोड पे इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड पे पहुंचेंगे, कैथोड से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को लेगा और सॉलिड एल्यूमिनियम बना देगा। यही मुझे चाहिए था, हो गई प्रोसेस। ठीक है, कैथोड पे देखो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए, सॉलिड एल्यूमिनियम, मेटालिक एल्यूमिनियम, Al2O3 ने फ्लोराइड आयन, ये Al2O3 के साथ फ्लोराइड आयन ने रिएक्ट किया, एनोड पे AlF3 बना, O2 अलग हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन मिले, वो 6 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने वहां यूज कर लिया। और ऐसा नहीं है कि ये AlF3 को फिर नहीं, ये फिर पानी में जाके फिर एल्यूमिनियम अलग होगा, फिर फ्लोरीन अलग होगा और फिर वही प्रोसेस होगी। तो मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी। कैथोड पे एनोड पे ये हो रहा है, AlF3 O2 और 6 इलेक्ट्रॉन ने जाके वहां एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के एल्यूमिनियम मेटल दे दिया। यही मुझे चाहिए था। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते जाइए पॉज कर करके। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर मेटल, द प्रोसेस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। चलिए, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस है मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मेटल को रिफाइन कर रहे हैं। रिफाइन करना मतलब अभी जो मेटल में थोड़ी बहुत गंदगी रह गई होगी, मैंने मेटल को अब रिफाइन करना है। तो मैंने यहां पे लिया कैथोड, यहां मैंने लिया एनोड, ठीक है, ये मैंने बैटरी लगाई, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कैथोड पे मैं ले लूंगा प्योर कॉपर, प्योर Cu, प्योर कॉपर। एनोड पे मैं ले लूंगा इम्प्योर, इम्प्योर Cu, इम्प्योर कॉपर, जिसको मुझे प्योरीफाई करना है, इसको मुझे प्योरीफाई करना है। यहां मैंने प्योर कॉपर लिया और जो ये सोल्यूशन है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में मैं ले लूंगा कॉपर का ही कोई सॉल्ट CuSO4। तो जो मेटल आपको रिफाइन करना है, उसी मेटल का प्योर सैंपल आप कैथोड पे लेते हो, उसी मेटल का इम्प्योर सैंपल आप एनोड पे लेते हो और उसी मेटल का आप सॉल्ट लेते हो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज CuSO4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, एनोड में से कॉपर, जो इंप्योरिटी गंदगी भी होगी साथ में, पर कॉपर Cu2+ आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में निकलता है। और कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है सोल्यूशन में, Cu2+ और SO4 2-, मतलब आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या होता है, इंप्योर कॉपर यहां से Cu2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, ठीक है, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वो इस प्लेट पे दे देता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड पे पहुंचते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां भी Cu2+ ऑलरेडी है, इस कंटेनर में भी ऑलरेडी Cu2+ है और SO4 2- भी है। तो जितना कॉपर आयन निकल के प्लेट, मतलब इस एनोड की प्लेट से निकल के सोल्यूशन में आता है, उतना ही Cu2+ जो है वो कैथोड पे चढ़ जाता है। तो जितना कॉपर आयन एनोड से निकल के सोल्यूशन में आएगा, उतना ही कॉपर सोल्यूशन में से, समझ लो 10 इसमें से निकल के सोल्यूशन में आए, तो सोल्यूशन में से भी 10 Cu2+ निकल के कैथोड पे चढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये इधर छोड़ के आया था, वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम के इधर पहुंच गए। तो इस Cu2+ ने इधर से 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और कैथोड पे जम गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, कैथोड की प्लेट पे कॉपर जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, और ये वाली जो प्लेट है ना, वो थिन होती जाती है। कॉपर निकल के जाता जा रहा है ना, तो ये प्लेट थिन होती जाती है, ये थिक होती जाती है, और साथ ही साथ में मुझे मिलती है इंप्योरिटीज। यहां नीचे एनोड के नीचे मुझे जमा हुई इंप्योरिटी मिलती है, इसको हम बोलते हैं एनोड मड, इसे हम बोलते हैं एनोड मड, गंदगी। तो दिस इज द इंप्योरिटी जो एनोड के नीचे जम रही है, उसे एनोड मड बोला क्योंकि ये इंप्योर सैंपल था ना। तो दिस इज एनोड मड। एनोड में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कैथोड पे पहुंचे, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयंस को दिया और अपने ही ऊपर बैठा लिया। तो ये बड़ी प्लेट हो गई और वो छोटी प्लेट पतली होती गई, पतली होती गई, पतली होती गई, खत्म हो जाएगी एक टाइम पे, और वहां इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगा। तो क्या हुआ,
मेरा कॉपर पूरा वहां से इम्प्योर में से निकल के प्योर में आ गया, अब इस कॉपर को मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो इसका। क्लियर? ये पूरी वही चीज है जो मैंने आपको यहां समझा दी है। क्लियर? ये वही प्रोसेस है, मैंने आपको डायग्राम बना के ऑलरेडी समझाया हुआ है। कैथोड पे देखो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना सॉलिड कॉपर बना रहा है, और एनोड पे कॉपर, जो सॉलिड कॉपर था इंप्योर प्लेट पे, वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके खुद को Cu2+ बना ले रहा है। तो वही चीज है भाई, इसमें से एनोड है, ये कैथोड दिया, ये एनोड दिया, एनोड में से कॉपर निकल के सोल्यूशन में जाता है, और सोल्यूशन में से कॉपर निकल के एनोड पे कैथोड पे चढ़ता जाता है। क्लियर? याद रखना, जिस मेटल का प्योरिफिकेशन करना है, रिफाइनिंग करना है, उसी का इलेक्ट्रोलाइट यहां लिया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एक पूरा वही डायग्राम है जिसमें जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको XYZ बुक्स में भी मिल जाएगी ये चीज। और का कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन के बाद 3 पार्ट्स में और डिवाइड हुए। दिस इज लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी वाले जितने भी ओर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो सल्फाइड ओर्स होते हैं। सल्फाइड की रोस्टिंग करी, रोस्टिंग से मेटल मिला, उसकी रिफाइनिंग करी, प्योर मेटल मिल गया। जो मॉडरेटली रिएक्टिव में होते हैं, उनके 2 तरह के ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होती है, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है। दोनों ही तरीकों से मुझे मेटल ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराओ, रिडक्शन करा के उसका प्योरिफिकेशन करा दो, फिर मेटल मिल गया रिफाइन होने के बाद। हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, प्योर मेटल निकालो। इसमें तो सीधा प्योर मेटल मिलता है, मुझे फिर से रिफाइनिंग विफाइनिंग नहीं, क्योंकि प्रोसेस ही इलेक्ट्रिसिटी वाली यूज हो रही है यहां पे, है ना। बट आप एक चीज देखो, यहां भी मेटल ऑक्साइड बनाई, और यहां भी इनको हम लोग मेटल ऑक्साइड, मतलब रोस्टिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड ही तो बनाते हैं बीच में, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल मिलता है। क्यों इतना मेटल ऑक्साइड के पीछे भाग रहे हैं हम लोग बनाने में? क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से मेटल को निकालना आसान होता है। हीट करके निकाल लो, रिडक्शन करके निकाल लो, या फिर केमिकल रिडक्शन कर दो, हीटिंग करके रिडक्शन कर दो, वो कार्बन वाला रिडक्शन करा दो, किसी भी तरीके से कराओ, आपका ऑक्साइड में से मेटल को निकालना ज्यादा आसान होता है। इस वजह से हम ये प्रोसेस ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से मेटल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा यहां अकरेंस ऑफ मेटल्स होता है कंप्लीट। मैग्नेट ब्रेन्स के इतने सारे वीडियोस की रेंज है, इन सबको एक्सेस कैसे किया जाए? 3 तरीकों से। मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स का मोबाइल ऐप, और मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां तीनों ही जगहों पे आपको वीडियोस, उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी लेके आया है, जिसमें आपको थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर सब कुछ वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलते हैं। वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में पढ़ना आसान हो जाता है। बुक्स और ई बुक्स को अगर आप चाहते हैं, जो कि बिल्कुल आपको उसको लेना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए, और हमारी टीम आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। ये सारे वीडियोस जो हैं वो आपको 100% फ्री में मिलते हैं, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।